स्टूडेंट्स, फाइनली द स्टूडेंट्स हब में आप लोगों का स्वागत है। अब द स्टूडेंट्स हब लेकर आया आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो और इंग्लिश हो, इन सब के लिए आपके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आए क्वेश्चन आंसर तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि PDF का कंटेंट बहुत। रोज टॉप 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के करेंगे और जिससे हम एग्जाम तक यानी 2 महीने में हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 250 से 300 क्वेश्चन कर चुके होंगे और उसके बाद पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, यानी कि मैंने उसे पहले करा दिया होगा या फिर आपने उससे पहले पढ़ दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की UNO की भूमिका क्या रही है हमारे सामने, उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो पहला है कोरिया का युद्ध। हम जानते हैं 1950 से ही अपना जो UNO है वो एक्टिव हो गया था। तो 1950 में ही दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी और ऐसे में कोई भी कंट्री मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हो रहा था और UNO उसके बीच में आया और UNO ने दोनों कंट्री को अलग अलग किया ताकि दोनों में एक शांति स्थापित हो सके। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट हमारे सामने है स्वेज नहर की समस्या। स्वेज नहर एक बहुत बड़ा विवाद है और यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। ठीक है, स्वेज नहर का विवाद, क्योंकि इंग्लैंड, इजराइल और भी कई कंट्री, अरेबियन कंट्री जो स्वेज नहर के आसपास से गुजरती है, इन लोगों के बीच में बहुत समय से ही तनाव देखा जा रहा था और ऐसे में UNO ने अपनी बीच में शांति समझौते की अपील की और जिससे कई बार युद्धों को छोड़ा गया है और युद्धों के बीच से हटाया गया उन कंट्रीज को और फाइनली UNO ने उनके बीच में भी मध्यस्थता अपनाई है। थर्ड पॉइंट होता है हमारे बीच में भारत पाक का 1965 का युद्ध। भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध। भारत पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए, चाहे 1948 का हो और उसके बाद 1965 का हो, 1970 के बाद का भी हो। और इस सबके युद्ध में खास बात यह है कि सारे युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा दोनों देशों के बीच में शांति समझौते की बात रखी है। इसीलिए कई बार हमारे भारत और चाइना, पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता अपनाई है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और अगला पॉइंट है हमारे पास खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी, जब हम शीत युद्ध के बाद चैप्टर पढ़ रहे थे काफ़ी, तो उसमें हमने देखा था कि खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था। 1991 में इराक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था और इराक अपनी शक्तियाँ अपने पड़ोसी देशों पे भी आजमा रहा था। तो उसमें हमने देखा कि UNO ने कई कंट्रीज यानी कई देशों की एक सैनिक व्यवस्था बनाई और उस सैनिक व्यवस्था को उस कंट्री में भेजा ताकि वो इराक को क्या करे, खदेड़ सके वहाँ से। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी UNO की उस समय में। ठीक है, एंड द लास्ट है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। भारत और UNO में खास बात यही है कि भारत और UNO दोनों ही शांति समझौते पे बहुत एकमत रहते हैं और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत और UNO ने कई बार आमने सामने बात भी की है और इसका बहुत बड़ा हमने देखा है परिणाम कि जितने भी प्रोटोकॉल, चाहे वो UNO की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, हमेशा भारत की उपस्थिति उसमें दर्ज की गई है। और यह थे आपके कुछ पॉइंट विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। तो सेकंड क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताएं, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है ना उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज बताओ। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 2 देशों या फिर किसी भी देश के बीच में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि हम फोकस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमेशा शांति रहनी चाहिए और सुरक्षा की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा में हमेशा बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसा कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर था उसके बीच में ना तो इंडिया ने कुछ बोला और ना कोशिश की कि मगर ये रहा कि इन दोनों के बीच में जो वो है ना तनाव और संघर्ष उसको कम किया जाए। ठीक है, ये किसी का सपोर्ट नहीं करता कभी भी कोई लड़ाई करता है कोई भी कंट्री जब भी। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, यानी कि हमेशा अगर एक गलत है तो उसकी गलतियां बताना और दूसरे को उसकी इंपॉर्टेंस सिखाना, ये इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही है। पॉइंट हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाना, यानी कि कोशिश करता है हमेशा, जैसे मैंने अभी बताया यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर हुआ था हमेशा से देखा गया है कि इंडिया ने तनाव को कम कराने की कोशिश की है, विवादों को निपटाने की कोशिश की है। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग और थर्ड क्वेश्चन हमारा है
कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिखे और उसके अलावा हमें कोई भी देश का लीडर नहीं दिख सका, ठीक है। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद एक बड़ा प्रश्न था कि अब कौन आएगा। तो बहुत सारे सवाल सामने आ रहे थे, मगर लाल बहादुर शास्त्री ने सबको काट के रख दिया, यानी कि सारे सवालों को पीछे रख के लाल बहादुर शास्त्री अपने अगले प्रधानमंत्री बनते, ठीक है। मगर आगे की दिक्कतें ये थी कि लाल बहादुर शास्त्री ज़्यादा दिनों तक रहे नहीं, यानी कि 2 साल ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद 1966 में जब वो ताशगंज में गए थे समझौते के लिए, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब पॉइंट आ रहा था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, यानी कि अब कौन आएगा राजनीतिक उत्तराधिकारी में, यानी कि कांग्रेस के बड़े लोग जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, दिग्गज नेता, अब वो कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसे नेता को उठाया जाए जो कि उनकी कठपुतली की तरह बने, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहला नाम आना था उनके सामने इंदिरा गांधी। और क्योंकि इंदिरा गांधी भी इतनी ज़्यादा उस समय कुशल नहीं थी, यानी कि इतनी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी राजनीति में, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो रही थी कि वो देश को कैसे संभालेंगे, यानी कि उस समय राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती देखने को मिल रही थी। सेकंड पॉइंट था चौथा आम चुनाव 1967। चौथा आम चुनाव आते आते एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई अब कौन आना है, क्योंकि अब हमें देखने को मिल रहा था कि सिंडिकेट और इधर इंदिरा गांधी बिल्कुल अलग तौर पे देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमें कहानी बिल्कुल डामाडोल दिख रही थी, ठीक है। तो ये भी था। और इसी के बीच में हम देखते हैं आगे जाके कांग्रेस का विभाजन। अब हो गया था कांग्रेस का विभाजन, एक तरफ कांग्रेस आर थी और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ थी। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की और कांग्रेस ओ सिंडिकेट की। तो ये चुनौतियां उस समय मृत्यु के बाद, यानी नेहरू जी की मृत्यु के बाद देखने को मिलती है। और हमें लगता है कि अगर नेहरू जी की मृत्यु नहीं हुई होती तो ये चुनौतियां हमें देखने लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो अगले क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, ठीक है। थैंक यू।